नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन की इंपॉर्टेंट न्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाई कोर्ट जब भी बेल देंगी तो बेल देने के साथ साथ प्रॉपर रीजंस देंगी। अगर वो बेल को ग्रांट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में हाई कोर्ट को प्रॉपर रीजंस देने हैं बेल देने के। एक न्यूज ये डिस्कस करेंगे। दूसरी न्यूज ये है कि यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इंडिया आ रहे हैं और इंडिया से विजिट के समय पे रशियन टाइज इंडिया क्यों ना स्ट्रांग करे और अल्टरनेटिव्स यहां पे प्रपोज करेंगे यहां पे बोरिस जॉनसन इंडिया को कि भाई आप रशिया के साथ रिश्ते ना अच्छा करके हमारे साथ रिश्ते करिए, ये फायदा आपको हो सकता है। फिर दिल्ली में ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहांगीरपुरी में एक इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रही है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, इसको यहां पे स्टे लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे तक। ये स्टे कौन से आधार पर लगी है, क्या क्या यहां पे एसोसिएटेड फैक्ट्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। आईआईटी मद्रास की टीम ने आप कह लो कुछ ट्रेनिंग टूल्स को डेवलप किया है हेल्थ वर्कर्स के लिए, जिसके बारे में बात करेंगे। यूके कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है कि भाई जूलियन एसेंज को आप यूएसए लेके जा सकते हो। जापान ने रशिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस था इसको हटा दिया है। आसाम अरुणाचल ने एक टीम बनाई है जिसके थ्रू वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे ऊपर बातचीत करेंगे। और बंगाल बिजनेस समिट के दौरान ही जगदीप धनखड़ जो कि गवर्नर है वेस्ट बंगाल के और ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर है वो आपस में लड़ पड़े। और ये तब लड़ पड़े जब पूरे आप कह लो बहुत सारे अलग अलग 19 अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स बिजनेसमैन जब सामने बैठे थे। तो इन सारी न्यूज़ों को ठीक से हम लोग एनालाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। वर्ड ऑफ द डे बात कर लेते हैं कैंडर। कैंडर मतलब फ्रैंकनेस, डायरेक्टनेस, फेयरनेस। शी हैज डन हर टास्क विद कंप्लीट कैंडर। प्रॉपर तरीके से, डायरेक्ट तरीके से, फेयर तरीके से, बिल्कुल फ्रैंक तरीके से। कैंडर मतलब कैंडर वे में टॉक कर रहा है, फ्रैंक तरीके से बात कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर कट टॉक कर रहा है, कैंडर टॉक कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कैंडर काम कर रहा है। समझ गए बात को। चलो पहली न्यूज, आसाम अरुणाचल टू फॉर्म पैनल्स फॉर रिजॉल्विंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ये यहां पे न्यूज है। तो भैया आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज बनाने का डिसीजन लिया है ताकि वो बाउंड्री डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके। यहां पे एक तरफ बैठे थे आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा और दूसरी तरफ बैठे थे अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू। दोनों ने मिलकर बातचीत की और ये बोला कि जिस प्रकार से आसाम और मेघालय की सरकार ने मिलकर अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया है पार्शियली, कुछ उसी प्रकार से आसाम और अरुणाचल प्रदेश भी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे। हालांकि आसाम और अरुणाचल का जो डिस्प्यूट है ना वो थोड़ा सा आप कह लो ट्रिकी है, थोड़ा सा पेचीदा डिस्प्यूट है। टाइम बाउंड मैनर में इसको करना है। जो कमिटीज हैं वो ग्राउंड लेवल पे ज्वाइंट सर्वेस करेंगी, डिस्टर्ब्ड एरियाज में लोगों के साथ जाके बातचीत करेंगी और एक ऐसा सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगी जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो। यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एथनिसिटी, कंटिजिटी, लोगों की विल, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, हर फैक्टर पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। अब समझते हैं, कोशिश करते हैं डिस्प्यूट है क्या आसाम और अरुणाचल प्रदेश का। दोनों के बीच में बॉर्डर है 804 किलोमीटर का। ओके, शुरुआत में कोई इशू नहीं था लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों के लैंडों में घुस के कुछ इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जिसके चलते ये जो इशू है वो काफी बर्निंग हो चुका है। पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों ही चाहते हैं कि एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, दोनों स्टेट्स आपस में बैठ के बीच में कुछ मांडवली टाइप की कर लें। ये मांडवली हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। समझना पड़ेगा कि इस इशू का आप कह लो ओरिजिन कहां पे। ओरिजिन है 1873 में। 1873 में ब्रिटेन लेके आया इनर लाइन रेगुलेशन। उस समय पे जो आज का डेट का नॉर्थ ईस्ट के ये 7-8 स्टेट्स हैं, केवल एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम होता था आसाम, केवल एक इलाका होता था। अब इस आसाम में आया गया इनर लाइन रेगुलेशन और इस इनर लाइन रेगुलेशन में जो प्लेन एरियाज है उनको अलग किया गया, पहाड़ी इलाके जो नॉर्थ के हैं उनको अलग किया गया। ये जो नॉर्थ के पहाड़ी इलाके हैं इसमें आता था आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसको शुरुआत में कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टैक्स, बाद में उसको बोला गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और उसके बाद बोला गया अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले जब ब्रिटेन ने इनर लाइन रेगुलेशन लेके आया तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स था। बाद में 1972 में बाद में ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स बना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा और बाद में 1972 में बना ये अरुणाचल प्रदेश। 1972 में अरुणाचल प्रदेश बना था यूनियन टेरिटरी और 1987 में फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया। अब खास बात यह है कि जब स्टेट का इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, फाइनली जब अरुणाचल प्रदेश स्टेट बन के तैयार हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश से पहले जो नेफा था ना,
नेफा का लगभग 3650 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चला गया आसाम के पास। ये एक कमेटी बनी थी, इस कमेटी को हेड कर रहे थे आसाम के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई साहब। और इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से नेफा का लगभग 3650 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आसाम के पास चला गया और अलग से अरुणाचल प्रदेश बन गया। आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश के लोग बोल रहे हैं कि ये जो 3650 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ये हमारा है, ये हमें वापस कर दो। और इस बात को लेके इश्यू उठ गया है, डिस्प्यूट उठ गया है और इस डिस्प्यूट को यहां पे सॉर्ट आउट करना जरूरी है। वैसे रिसेंटली आसाम और मेघालय के सीएम ने मिलकर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट तो किया है, 12 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स में 600 रिजॉल्व तो किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे मेघालय में बहुत से लोग हैं जो एजिटेशन कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूट उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट ये जो खासी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका ये बोलना है कि मेघालय की सरकार के पास ये ताकत ही नहीं कि वो आसाम के साथ इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर ले। कल मैंने करंट अफेयर्स में ये चीज आपको बताई भी थी। जीएस पेपर 2 फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट्स में न्यूज आपको काम आएगी। खासा कर यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम का जो डिस्प्यूट है क्या ये सच में सॉल्व हो सकता है? क्या ग्राउंड लेवल पे लोगों के अंदर इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व की एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है? ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट न्यूज हम डिस्कस करेंगे, आईआईटी मद्रास टीम डेवलप्स ट्रेनिंग टूल्स फॉर हेल्थ वर्कर्स। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ तमिलनाडु के साथ मिलके हेल्थ ऑफ न्यू बॉर्न्स और न्यू मदर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन के ये जो तमिलनाडु के मिशन डायरेक्टर हैं दारेज अहमद साहब, इन्होंने 2 ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किए। एक तो है स्मार्ट नियोनेटल रिसस्किटेशन प्रोटोकॉल, स्मार्ट एनआरपी। दूसरा है स्मार्ट एफएचआर। एफएचआर मतलब फीटल हार्ट रेट। तो जब एक बच्चा मां के पेट में होता है तो उस समय पे उस फीटस का हार्ट रेट क्या है, मां के हार्ट रेट को मॉनिटर करके उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। तो एक तो फीटस हेल्थ रेट, स्मार्ट एफएचआर, और एक स्मार्ट एनआरपी मतलब नियोनेटल रिसस्किटेशन प्रोटोकॉल। इन दोनों को ही यहां पे जो एनएचएम है, तमिलनाडु का नेशनल हेल्थ मिशन है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ मिलकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो नेशनल रिसस्किटेशन प्रोटोकॉल बनाया गया है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है इन द फर्स्ट एड टेक्निक। देखो क्या है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, मान लो वो ब्रीद नहीं कर रहा या रो नहीं रहा, नॉर्मल का केसेस में आप देखोगे जैसे बच्चा पैदा होता है वो रो रहा होता है, एटलीस्ट सांस तो ले रहा होता है। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती हैं तो उस समय पे न्यू बॉर्न्स को क्या फर्स्ट एड देना है, ये बेसिकली नेशनल रिसस्किटेशन प्रोटोकॉल में आएगा। और फीटल हेल्थ रेट तो आपको पता ही है, फीटस हार्ट रेट, बेसिकली मां के कोख में जब बच्चा है तो उसका हार्ट वगैरह कैसे चल रहा है, इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए वर्चुअल रियलिटी और गेमिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लाउड नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि जब इस प्रकार की इमरजेंसी आ जाए हेल्थ वर्कर्स रिस्पॉन्ड कर सकें। नियोनेटल मॉर्टेलिटी को टैकल करना जरूरी है। नियोनेटल मॉर्टेलिटी क्या होती है? बच्चा पैदा हुआ और अपने पैदा होने के 28 दिन के अंदर वो मर गया। तो ये जो नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट है काफी ज्यादा है। तमिलनाडु के अंदर 1000 बर्थ्स पे 40 नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट है। इसको यहां पे कम करने की जरूरत है, सिंगल डिजिट में लाने की जरूरत है। इसलिए आईआईटी मद्रास और ये जो तमिलनाडु का नेशनल हेल्थ मिशन है इसका जो कॉपरेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पे। इसीलिए ये जो आईआईटी मद्रास है इसको यहां पे अर्ज किया जा रहा है कि टूल्स डेवलप करे जिससे हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग वगैरह यहां पे दी जा सके। और इसमें यह बोला जा रहा है कि भाई कोविड-19 के पैंडेमिक से हमने हेल्थ केयर के फील्ड में जो कुछ भी सीखा है उसको भी हम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 हेल्थ और जीएस पेपर 3 अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, जजेस मस्ट गिव रीजंस फॉर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल, सेड सुप्रीम कोर्ट। देखिए जजेस के ऊपर एक ड्यूटी है कि जब वो ग्रांट करेंगे बेल या डिनाई करेंगे बेल तो उनको प्रॉपर तरीके से रीजन देने पड़ेंगे, खासकर ऐसे केसेस में जहां पे ऑफेंस बहुत सीरियस हो। अब एक्चुअली में यहां पे हुआ क्या है, हुआ यह है कि राजस्थान की हाई कोर्ट ने एक आदमी को बेल ग्रांट कर दी और उस आदमी के ऊपर इल्जाम क्या है कि उसने अपनी नीस, अपनी भतीजी का रेप किया है सालों तक, और जो नीस है वो माइनर है, मतलब 18 साल से कम की उम्र की है। तो एक बहुत सीरियस क्राइम कैटेगरी है ये, क्योंकि एक नॉन फैमिली मेंबर ही एक बच्ची का रेप कर रहा है यहां पे और कई सालों से कर रहा है। तो ऐसे इंसान को बेल ग्रांट करना का कोई हिसाब समझ में आ नहीं रहा। और ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ये एक इनफेमस क्रिमिनल है, इसके ऊपर और 20 पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, डकैती इन्वॉल्व है। तो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर सीरियस ऑफेंसेस लगे हैं।
अब इन सीरियस ऑफेंसेस के लगे होने के बाद भी यहां पे इसको हाई कोर्ट ने बेल दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई ये अपनी मर्जी के हिसाब से तुम्हारी बेल चल नहीं पाएगी, तुमको प्रॉपर तरीके से लिखित में देना पड़ेगा कि अगर तुम बेल ग्रांट कर रहे हो तो कौन से बेसिस पे बेल ग्रांट कर रहे हो ये बताओ। ठीक है, ये जो बेल ऑर्डर था चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने सेटिसाइड कर दिया। जो भी एक्यूज था उससे बोला 1 हफ्ते के अंदर तुरंत जेल में जमा हो जाओ, और जजेस को बोला कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम भाई बताओगे क्लियर कट शब्दों में रीजनिंग के साथ बेल तुम किस बेसिस पे दे रहे हो। यहां पे जुडिशियल करप्शन को हटाने वाला एलिमेंट भी आ गया है कि भाई जजेस को पैसा खिला दिया और जजेस ने जेल में बेल दे दी, ये यहां नहीं चल पाएगा। रमन्ना साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं, रीजनिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ जुडिशियल सिस्टम। कोई भी ऑर्डर रीजंट होना चाहिए, और जब वो रीजंट होगा तभी फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ अवर सिस्टम्स यहां पे अपहोल्ड होंगे। एक अनरीजंट ऑर्डर को यहां पे माना नहीं जा सकता। तो जब आप बेल दे रहे हो एक सीनियर ऑफेंस में या रिजेक्ट कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपने क्या रीजनिंग अपनाई है इसको लिखित तौर पे आपको देना पड़ेगा। एनवी रमन्ना साहब ने यह पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया है। ऑर्डर रीड क्या करता है, there is a recent trend of passing such orders granting or refusing to grant bail where the courts make a general observation that the facts and circumstances have been consulted। ये जनरल ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा, स्पेसिफिक रीजंस आपको इंडिकेट करने पड़ेंगे बेल को एक्सेप्ट करते वक्त या रिजेक्ट करते वक्त। जीएस पेपर 2 इंडियन जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन साहब इंडिया आ रहे हैं भाई, और इंडिया में आके ये इंडिया को कुछ ऑप्शंस देंगे कि भाई अगर आप रशियन तेल ना खरीदो तो आप ये वाला तेल खरीद सकते हो, डिफेंस इक्विपमेंट में हम आपको ये मदद दे सकते हैं। इस प्रकार के कुछ ऑफर बोरिस जॉनसन की तरफ से इंडिया को मिलेंगे। कहा जा रहा है कि यहां पे बोरिस जॉनसन की जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं वो भी तगड़े तरीके से टेस्ट होंगी, क्योंकि इंडिया पे इंटरनेशनल प्रेशर उतना काम किया नहीं है। बहुत तरीके से इंडिया को दबाने की कोशिश की गई है रशिया के अगेंस्ट। लेट्स सी यहां पे यूके क्या पड़ता है। जैसे कि जो बाइडेन साहब ने मोदी जी से बोला कि अगर आप रशियन तेल खरीदोगे तो ये आपके इंटरेस्ट में नहीं है। बोरिस जॉनसन साहब ने बोला है कि भाई देखो हम आपको इस प्रकार की कोई भी लेक्चरबाजी नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको अल्टरनेटिव जरूर देंगे। आपकी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी, आपके ऑयल रिक्वायरमेंट्स कैसी पूरी होंगी, इसके लिए हम आपके सामने कुछ पोटेंट आइडियाज रखेंगे। अगर आपको आइडियाज अच्छे लगते हैं तो आप इनको इंप्लीमेंट करिए। ऐसा यहां पे बोरिस जॉनसन साहब ने कहा, एक मैच्योर डायलॉग है इनका यहां पे। अब लेट्स सी मैच्योर डायलॉग कितना काम आता है। हालांकि मैं बता दूं कि बोरिस जॉनसन को अपने घर में काफी प्रॉब्लम चल रही है। जब ये इंडिया में होंगे उस समय पे हो सकता है कि इनकी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में थर्सडे को एक वोट इस बात के लिए इंप्लीमेंट किया जाए कि पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन शुरू की किया जाए क्या बोरिस जॉनसन के ऊपर। एक्चुअली में जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था उस समय पे बोरिस जॉनसन और इनके कैबिनेट मेंबर्स के ऊपर यह इल्जाम लगा था कि इन्होंने डॉनिंग स्ट्रीट में बहुत सारी पार्टीज अरेंज की थी। तो पूरी कंट्री के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है और ये लोग लॉकडाउन तोड़ के पार्टी कर रहे हैं। तो भाई अब ब्रिटेन जैसी डेमोक्रेसी में ये सब चीजें तो लोगों को एक्सेप्टेबल होंगी नहीं। एक तो ये इनके ऊपर इल्जाम लग रहा है, दूसरे इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है ऋषि सुनाक के ऊपर जो टैक्स, ऋषि सुनाक की जो वाइफ है अक्षता मूर्ति, उनको लेके कुछ टैक्स इल्जाम लगाए गए, कुछ टैक्स चार्जेस लगाए गए। प्लस इनके फाइनेंस मिनिस्टर के पास आप कह लो यूएस का ग्रीन कार्ड है, तो वो यूएस में भी जाके रह सकते हैं। तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनाक और अक्षता मूर्ति की चलते भी बोरिस जॉनसन को काफी कुछ सुनना पड़ रहा है। प्लस बोरिस जॉनसन के ऊपर खुद ये जो डाउनिंग स्ट्रीट की जो पार्टीज हैं इसको लेके इल्जाम वगैरह लगा हुआ है। तो इनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफी प्रेशर आ रहा है। लेकिन उस बीच में ये आए हैं इंडिया में, इंडिया के साथ फ्री ट्रेड टॉक्स करेंगे, गुजरात जाएंगे। गुजरात जाना एक बड़ा ही सिंबॉलिक फिगर पाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया से जो लोग यूके में जाके सेटल्ड हुए हैं लगभग 50% गुजराती हैं। तो इंडिया का ये जो फेमस कोस्टल स्टेट है गुजरात, यहां पे कोई ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पहले गया नहीं है, तो पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होंगे बोरिस जॉनसन, जो कि गुजरात को विजिट करेंगे इंडिया के अंदर। फिर न्यू दिल्ली जाएंगे, वहां पे मोदी जी के साथ ये बातचीत करेंगे, हो सकता है डिफेंस पार्टनरशिप की बातचीत हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये साइन हो जाए तो मजा हो जाए। ब्रिटेन इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था इस सेंचुरी की शुरुआत में, मतलब 2000-2001 के समय पे, लेकिन अब 17वां ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। जो टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के वो हैं यूएस, चाइना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडिया की एक लंबे समय से डिमांड रही है यूके से कि आप ब्रिटिश वीजास दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे स्किल्ड वर्कर्स को, वो नहीं मिल पाते। अक्सर कर जो लोग इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इंग्लैंड में वो पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन इंग्लैंड में उनको वर्क वीजा नहीं मिलता है, तो उनको वापस आ जाना पड़ता है अच्छी खासी पैसा लगाने के बाद। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भारत सरकार लंबे समय से ब्रिटेन से बात कर रही है, पर ब्रिटेन की तरफ से कोई पॉजिटिव एश्योरेंस यहां पे निकल के आ नहीं रहा है। अच्छा, बोरिस जॉनसन के साथ कोई बड़ा बिजनेस डेलीगेशन नहीं आया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे जो ट्रिप का जो मेन वो होगा
मुद्दा होगा वो होगा पॉलिटिक्स। यहाँ पे बेसिकली जो बातचीत होगी वो पॉलिटिक्स के ऊपर होगी, ट्रेड या बिजनेस वगैरह का डेलीगेशन साथ लेके नहीं आए। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है कि भाई यूके की कोर्ट ने फॉर्मली जूलियन असांज के एक्स्ट्राडिशन को यूएस में ग्रांट कर दिया है। यूके कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया और बोला कि भाई ये जो विकीलीक्स का फाउंडर है जूलियन असांज, इसको यूनाइटेड स्टेट्स भेज दो। ये जो इराक और अफगानिस्तान में जो वॉर हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक कर दी थी जूलियन असांज ने। तो यूएस में जूलियन असांज को ढूंढा जा रहा है कि भाई आओ तुमको हम लपेटे में लेते हैं। और जो यूके की कोर्ट है, जूलियन असांज ने अभी के लिए यूके में शरण ले रखी। यूके की कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई आप जूलियन असांज को वापस भेज सकते हो यूएस में। तो अब अगर इंटीरियर मिनिस्टर जो है यूके की प्रीति पटेल अगर परमिशन दे देती हैं तो जूलियन असांज को भेज दिया जाएगा यूएसए में। हालांकि जूलियन असांज के लॉयर्स ने बोला है कि हम रिप्रेजेंटेशंस रखेंगे पटेल के सामने, प्रीति पटेल के सामने, अभी भी हम अपील दायर करेंगे। ओके, लंबे समय से यूके के, ब्रिटेन के हाई कोर्ट्स में और इनफैक्ट यूके के सुप्रीम कोर्ट में तक जाने को तैयार घूम रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी जूलियन असांज को यूके के सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस लड़ने की। बहरहाल अभी के लिए यूके की कोर्ट ने बोल दिया कि इनको भेजा जा सकता है। इंटीरियर मिनिस्टर प्रीति पटेल के सामने रिप्रेजेंटेशन जाएगी। इससे पहले भी जूलियन असांज बोल चुके हैं कि अगर मुझे यूएस में भेजा गया तो यूएस में एक हाईली आइसोलेटेड मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में मुझे रखा जाएगा और वहां पे हो सकता है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो ये जो सुसाइड वाली बात बोली थी जब जूलियन असांज ने, तब यूके की कोर्ट्स में इनको एक रिप्रीव दे दिया गया था, इनके एक्स्ट्राडिशन को थोड़े समय के लिए रोक दिया गया था। बाद में यूएस की तरफ से रिटर्न गारंटी मिली यूके को कि नहीं भाई इनको हाई सिक्योरिटी प्रिजन में हम लोग नहीं रखेंगे, इनको हम लोग प्रॉपर तरीके के साथ केयर में रखेंगे। तब यूके की सरकार बोल रही कि चलो, यूके की कोर्ट्स बोल रही कि चलो इसको भेज देते हैं। हालांकि जूलियन असांज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि इनको ना भेजा जाए। यूएस लेड वॉर्स इन इराक एंड अफगानिस्तान से रिलेटेड 5 लाख सीक्रेट मिलिट्री फाइल्स को लीक करवाया था यहां पे जूलियन असांज ने। यूएस सरकार के ऊपर काफी सारे वायलेशंस और एथिकल और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इल्जाम लग गए। इस लीक के चलते यूएस सरकार को काफी हद तक ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा इंटरनेशनल एरेना में। इसलिए ये जो यूएस सरकार है जूलियन असांज के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। फिर जापान ने रशिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस रिवोक कर दिया है। देखिए भैया, 20 अप्रैल को इस यूक्रेन इन्वेजन के चलते रशिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस स्क्रैप हो चुका है जापान की तरफ से। क्यों? क्योंकि रशियन मिलिट्री एट्रोसिटीज कर रही सिविलियंस के अगेंस्ट। प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा ने एक लिस्ट ऑफ सैंक्शंस जारी किए जिसमें जापान के साथ जो ट्रेड स्टेटस था मोस्ट फेवर्ड नेशन का वो हटा दिया गया है। जो 8 रशियन डिप्लोमेट्स और ट्रेड ऑफिशियल्स थे रशिया के जापान के अंदर, उनको रवाना कर दिया गया। वो नजर आए कि भैया वो एम्बेसी से निकले, एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के वापस चले गए मॉस्को। तो लगातार इंटेंसिफाई किए जा रहे हैं रशिया के ऊपर प्रेशर्स। और ओवरऑल वेस्टर्न लेड जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर, उसमें जापान पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एक फॉरेन एक्सचेंज लॉ भी लाया जा रहा है ताकि जो भी रशियन एसेट्स हैं जापान के अंदर उनको वापस रशिया ना ले जाए जा सके। ये भी ओवरऑल यहां पे जापान कुछ स्टेप्स ले रहा है। एक पीस ट्रीटी को लेके भी बातचीत चल रही थी रशिया जापान के ऊपर। सोवियत के समय से कुछ जापान के पास आइलैंड से उनके ऊपर रशिया ने कब्जा कर रखा है। तो जापान चाहता है कि एक पीस ट्रीटी के थ्रू वो जो पर्टिकुलर आइलैंड्स है वो जापान को वापस दे दिए जाए। लेकिन उस पीस टॉक्स के ऊपर भी रशिया ने रोक लगा दी है। रशिया ने बोला है कि अब हम इसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। जापान को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि जापान काफी लंबे समय से इन आइलैंड्स को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन रशिया ने आइलैंड वापस किए नहीं। तो जापान को लग रहा है अब भी आइलैंड वापस करने वाले तो है नहीं, तो सैंक्शंस ही मारो इनके ऊपर। तो कुल मिलाकर तगड़े सैंक्शंस यहां पे जापान की तरफ से भी लग गए हैं। जापान ये भी प्लान बना रहा है कि कैसे ना कैसे करके वो रशियन कोल को अपने देश में इंपोर्ट ना करे। मतलब जापान की तरफ से भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस खतरनाक लगे हैं। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी।